अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सन 70 से पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का बाकायदा आगाज तो हो गया था, लेकिन तकरीबन 5 दिहाइयों में मुंतखब हुकूमतें और वज़राए आज़म कभी इक़्तिदार और कभी एताब की कश्ती में डोलते रहे। मुल्क में इंतखाबात का मौसम आते ही एक म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो जाती है। कोई इक़्तिदार की मसनद पर बैठता है तो किसी को गेम से ही आउट कर दिया जाता है, और यह सिलसिला आज भी जारी है। कल और आज दो ऐसे बड़े अदालती फैसले सामने आए हैं जिनके बाद कई सवालात उठ रहे हैं। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपया जुर्माना भी आयद किया और इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को उनकी रिहायशगाह जमान पार्क लाहौर से तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को कहा था कि इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत तोशाखाना के तहाइफ और असासों के हवाले से गलत बयानी की, जिसके बाद सेशन अदालत में एक पिटीशन दायर की गई जिसमें इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने की इस्तदा की गई। फिर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में 5 अगस्त को इमरान खान को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुना दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सजा को मुअत्तल कर दिया था। 1 अगस्त 2022 को उस वक्त के चेयरमैन नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात का हुक्म दिया था। आज तोशाखाना रेफरेंस की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। इमरान खान अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि खान साहब, आपने 342 का बयान तैयार किया है। इमरान खान ने जवाब दिया, जी हां, लेकिन मेरे वुकला और बुशरा बीबी को आने दें, जिसके बाद मैं अपना बयान जमा करवा दूंगा। जज ने कहा, आप अपना बयान अदालत में जमा कराएं, हमने कार्रवाई आगे बढ़ानी है। इमरान खान ने कहा, आपको इतनी जल्दी क्या है? मुझे तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने हाजिरी लगवाने के लिए अदालत बुलाया है। जिस पर अदालत ने कहा कि आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त जाया ना करें। जिस पर इमरान खान ने कहा कि आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, वुकला अभी आए नहीं, मैं तो सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। इमरान खान ये कहकर कमरे अदालत से वापस चले गए। इमरान खान के जाने के बाद जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा का फैसला सुना दिया। इमरान खान को अब तक 3 मुकदमात में सजाएं हो चुकी हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो मारूफ और मोतबर माहिरीन आइन व कानून, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान बार काउंसिल के रहनुमा हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद शौकत साहब, आपसे आगाज करना चाहूँगा, ये वो सजाएं हैं आज की और कल की जिनके बारे में जुबान ज़दे खासो आम था। लोग कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले ये फैसले आएंगे और इसी तरह से आएंगे। आपने भी ये बात सुन रखी थी? देखिए, एज लॉयर्स ये बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन हम इनको कभी सीरियसली नहीं लेते। ये हमारे यहाँ कल्चर है कि जब भी किसी लीडर को प्रोसिक्यूट किया जाता है तो ये एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ पहले क्रिएट कर दिया जाता है कि इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये बातों को लॉयर्स मेरा ख्याल है सीरियसली नहीं लेते। अब तो हो गई सजा, अब तो सीरियस ले लें। नहीं नहीं, वो आपने तो सवाल जो जी जी। पूछा उसका जवाब यही है कि ये गॉसिप तो चलती रहती है हर वक्त। इस केस में जो कानूनी सकूम मुख्तलिफ तरह के सामने आ रहे हैं कि केस की कार्रवाई उजलत में चलाई गई, लंबी लंबी समातें हुई, हक जरा जो है वो उससे इनकार कर दिया अदालत ने, सरकारी वकला की तकर्री की गई, हक दिफा ख़त्म कर दिया गया, 342 का बयान उनके वकला के बगैर जमा कराने पर जोर दिया गया। ये सारे कानूनी सकूम इस केस को कमज़ोर करते हैं या अभी भी आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक फैसला होगा? नहीं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन वाली बात और सरकारी वकला की अपॉइंटमेंट वाली बात तो साइफर केस में है, इस केस में भी है। नहीं, आई डोंट थिंक। जी जी, इस केस में भी 342 का, इस 342 का जो बयान 342 की हद तक आप ठीक कह रहे हो। जो स्टेट काउंसिल स्टेट एक्सपेंस की बात है वो तो साइफर केस में हुआ है। जी जी, वो साइफर केस में, लेकिन तीनों केसेस जिनमें इरेगुलरिटीज मुख्तलिफ सामने आई, जैसे पहले तोशाखाना की सजा में जो हुमायूं दिलावर साहब ने सजा दी, उस सजा में भी यही ऑब्जर्वेशन सामने आई थी कि वो केस जल्दी से एक्सपर्टाइट किया गया था। देखें, ये कोर्ट्स का एक्सपीडिशसली
किसी ट्रायल को चलाना फर्ज से काबिल एतराज बात नहीं है। लेकिन अगर ये एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है कि सिर्फ इसी केस को क्यों तेजी से चलाया जा रहा है, तो ये हिस्टोरिकली ये पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। और उस वक्त दूसरी पार्टी एतराज कर रही थी कि हमें को सिंगल आउट किया जाए। तो ये देखिए, वी मस्ट एड्रेस टू द मेरिट्स ऑफ द केस। और ये बात करने वाली ये है कि क्या तोशा खाना रेफरेंस जो है उसके अंदर मेरिट नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर तो यकीनन सजा जो है वो काबिले एतराज है। लेकिन लेकिन अगर आप ये तो ने अपना केस जस्टिफाई किया था, शहजाद साहब, ये तो फिर एतराज किस चीज पे? बिल्कुल सही। ये तो आप जानते हैं कि एक तो केस का मेरिट है, वो हर केस का एक मेरिट होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस हैं, आप जानते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, उसका सियाको सबाक होता है, सियासी माहौल होता है, उस माहौल के मुताबिक बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, पहले भी होता रहा, अभी भी केसेस चल रहे हैं। हम उस कॉन्टेक्स्ट से हटके तो हाँ, ये अगर ये अमेरिका की किसी अदालत में, ये बरतानिया की अदालत में होता तो फिर वो मेरिट ही के ऊपर बात होती। पाकिस्तान में जब अदालतों के सिर्फ सियासी नीयत के फैसले आते हैं तो फिर उसमें सियाको सबाक भी ज़ेर बहस आ जाता है। असल में अदब से अर्ज करूं, बात यह है कि ये शुरू दिन से ही हमने अपने जस्टिस सिस्टम को इतना अंडरमाइन किया है और इतना स्कैंडलाइज किया है कि अब अवामुन नास का एतबार हमारे जस्टिस सिस्टम से तकरीबन उठ गया हुआ, और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है और हम सबको मिलके इसको एड्रेस करना है। देखिए, बात यह है कि जिस मुल्क में जस्टिस सिस्टम फेल हो जाता है वहां पर कत्ल गारतगरी के अलावा कुछ नहीं होता। और खुदारा मेरी तमाम मीडिया से आपके तवज्जुह से अपील है कि जो दुरुस्त बात है जरूर कीजिए, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कीजिए, बराए मेहरबानी हमारे जजों को तख्ता मश्क ना बनाए। सही। पाशा साहब, जब इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट की तरफ से 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, तो फिर अलहदा से एक नैब रेफरेंस लाने की जरूरत क्यों पेश आई, और उसमें फिर 14 साल की सजा क्या इसलिए दिलवाना जरूरी था कि उसमें चूंकि ज्यादा सजा दी नहीं जा सकती थी, जो एफआईए की तरफ से केस आया नैब में ज्यादा सजा हो सकती थी, तो फिर ये केस भी लाना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, जो आपका सवाल है उसको मद्देनजर रखते हुए, कि आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो डबल जेपर्डी पे बात करता है कि एक ही ऑफेंस में 2 दफ़ा सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी डिस्टिंक्शन क्या है वो हमें देखनी पड़ेगी अमीर अब्बास साहब। पहली ये है कि आप देखें कि जो वो पहला केस था तोशा खाना वाला जिसमें 3 साल सजा हुई, वो था मिस डिक्लेरेशन का, कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो घड़ी खरीदने के जो पैसे थे वो डिक्लेयर नहीं किए कि वो कहां से आए, और फिर वो घड़ी फरोख्त करने के बाद जो पैसे चाहे थे वो किधर गए वो भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। तो जब मिस डिक्लेरेशन साबित हुआ और वो इस तरीके से कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने रेफरेंस की सूरत में वो भेजा, तो फिर उसकी जो तफ्तीश हुई उसके बाद एक सेशन जज लेवल की कोर्ट ने तोशा खाना केस की समाअत करते हुए उसमें उनको सजा दी। ये तो हो गई एक। अब दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो ये नैब ने जो कॉग्निजेंस लिया, नैब ने कॉग्निजेंस लिया इसकी इनकी क्रिमिनोलॉजी के हवाले से इसकी मिस डिक्लेरेशन नहीं है, ये इस हवाले से किया कि इन्होंने क्रिमिनल इंटेंशन के साथ जो उनकी वैल्यूएशन करवाई, ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, बाकी भी 48 ऐसे तहाइफ थे जो कि इन्होंने उनकी जो वैल्यूएशन है वो कम करा के और चंद लाख रुपए में अरबों रुपए का सामान ले लिया। वैल्यूएशन उसकी ये थी कि वो 3 अरब रुपए की जो वो तहाइफ थे, और उन्होंने वैल्यूएशन करा ली चंद करोड़ रुपए जो कि उन्होंने दे दिए। अच्छा, तो इसीलिए इसी नुक्ते पे जरा ये भी अपने बनाए गए। पाशा साहब, इसमें जरा वजाहत फरमाएगा कि ये जो इवैल्यूएशन की बात आप फरमा रहे हैं कि एक
एक एसेट जो है या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो तोशाखाना में पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे वो 1 करोड़ का है और आप उसकी मार्केट कीमत इवेल्युएट करते हैं 50 लाख रुपए, और फिर आप 50 लाख का भी 20% दे के वो ले लेते हैं, तो वो जो इवेल्युएशन हुई है वो इवेल्युएशन तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो इंतजामिया है, जो एग्जेक्टिव पे लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनमें से किसी ने की होगी ना, तो उसको भी तो फिर इसमें शामिल करना चाहिए था अगर किसी ने कम इवेल्युएशन की है। जी बिल्कुल, इसमें होना चाहिए, और वो लोग जिन्होंने एवेल्युएशन की है और जिन्होंने कराई है और जिन्होंने फैसिलिटेट किया, उनको भी शामिल होना चाहिए। अब चूंकि इसका मुझे नहीं पता कि किन किन को शामिल तफ्तीश किया गया या जिनको छोड़ा गया किस बुनियाद पे उनको छोड़ दिया गया और सिर्फ ट्रायल इनका हुआ, इनका और इनकी एहलिया मोहतरमा का। तो बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि जब आप 3 अरब रुपए का 1.5 अरब रुपए में वो भी शो नहीं करते, हाँ। और उसकी 50% अमाउंट दे के आप ले लेते हैं, और फिर जो अखलाकी पहलू है वो इसका ज्यादा खतरनाक है कि आपने वो सेल कर दिया। बट वो और क्राइम तो नहीं है ना, सेल वो तो मॉरल नहीं, एस्पेक्ट है, वो क्राइम तो नहीं कह सकते देखिए हम उसको। ये दोनों एस्पेक्ट है ना। क्राइम तो मैंने पहले अर्ज कर दिया, जो क्राइम कमिट हुआ और जो उसकी मिस एप्रोप्रिएशन की, ना उस पैसे के आने का कोई पता, ना उस पैसे के जाने का पता, सही। कोई मनी ट्रेल जाहिर नहीं की गई कि कौन सी है जो जिस पे ये बात की जाए कि ये इन्होंने इन पैसों को जो उसकी खरीद की गई थी 20% जमा कराए या 50% जमा कराए, उन 48 ताइफ के वो पैसे कहां से आए, और फिर उनको फरोख्त करने के बाद वो पैसे कहां चले गए, सही। ये सारी चीजें जो है वो उस पे है। जहां तक ताल्लुक है उसके क्रिमिनोलॉजी के हवाले से, इसके कानूनी एस्पेक्ट जो इसका है जिसकी वजह से सजा दी गई, वो देखना ये है कि क्या कोई इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी कमिट हुई है। वो तो अभी तक कोर्ट की फैसला जानिब से ही जज साहब ने उसको, शायद जारी नहीं किया, वो तो रिटर्न ऑर्डर आएगा तो फिर उसको बहरहाल ये चीजें जो आप फरमा रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर नजर जी आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल एक ब्रेक शामिल करता हूं आपकी इजाजत से। ब्रेक से वापसी पे एक और तोशाखाना केस भी पाकिस्तान की सियासत में उठा था। उस तोशाखाना केस के ऊपर कोई सजा नहीं, कोई मासपा नहीं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और गिलानी साहब के खिलाफ भी एक तोशाखाना केस खुला था। एहतसाब अदालत में नैब के दायर करदा रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट करने का इल्जाम लगा था, और उस रेफरेंस में यह कहा गया था कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने कारों की सिर्फ 15% कीमत अदा की थी, 15%, और तोशाखाना से गाड़ियां हासिल की थी। गिलानी साहब ने उस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को सहूलत फराहम की थी और तहाइफ को कबूल करने और जाया करने के तरीकाकार को गैर कानूनी तौर पर नरम किया था। रेफरेंस में यह कहा गया था, जो नैब ने रेफरेंस दायर किया, कि जरदारी साहब ने यूएई से मिलने वाली गाड़ियां जिनमें बीएमडब्ल्यू और लेक्सस जीप और लीबिया से मिलने वाली बीएमडब्ल्यू हासिल की। हालांकि कहा यह जाता था गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से कि तोशाखाना का कानून यह है कि उसमें से आप गाड़ियां हासिल नहीं कर सकते, कुछ और ले सकते हैं लेकिन गाड़ी नहीं ले सकते। लेकिन इस कानून को नरम किया गया और उस रेफरेंस के मुताबिक वो फौरी तौर पर, यानी दोनों शख्सियात जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर इसकी इत्तला देने और काबीना डिवीजन के तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नैब रेफरेंस में यह इल्जाम लगा था कि 2008 में नवाज शरीफ साहब के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को कोई दरख्वास्त दिए बगैर अपने फायदे के लिए काबीना डिवीजन के तहत जो तरीकाकार है उसमें बेईमानी और गैर कानूनी तौर पर नरमी हासिल की थी। शहजाद शौकत साहब, ये फिर वो चीजें ना जो पहले मैं कह रहा था कि सियाको सबाक भी होता है पाकिस्तान में, हर केस के पीछे कोई और भी चीजें होती है। जब आप सारे केसेस एक तरफ रख के और एक ही शख्स और उसी से मुतल्लिका केसेस, तो फिर उसका इंप्रेशन विच हंटिंग जिसको कहते हैं वो उभरेगा ना, उसको फिर कैसे कहेंगे कि नहीं है विच हंटिंग? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे असल में उस वाला जो रेफरेंस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, फाइनली उस रेफरेंस में क्या हुआ था? वो जब पीडीएम की हुकूमत आई तो वो फिर केसेस, जिस तरह बहुत सारे केसेस बाकी भी खत्म हो गए, जरदारी साहब के और शरीफ फैमिली के कुछ खत्म हो गए, कुछ में प्रोसिक्यूशन ने वापस ले लिया, कुछ में गवाह मुनर्रिफ हो गए, कुछ में डिलेइंग टैक्टिस, उसी तरह से ये केस अब देख लें 2 साल से खत्म है। देखिए अब ये तो फिर आई एम श्योर
ये आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि विच हंटिंग और जो है ना टारगेट करके केसेस बनाए जाना की जो रविश है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सिंस आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ दैट केस, मैं उस पर ऑब्वियसली कमेंट नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि अगर उसमें उन साहिबान की जिनका आप नाम ले रहे हैं गलती थी, तो नैब को उनके खिलाफ अपील फाइल करनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं हुई? नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो यकीनन किसी हुकूमत के, चाहे लेकिन पीडीएम की हो चाहे शहजाद साहब, वो पीटीआई की ये हो, किसी वही हुकूमत नैब है के ना, ताबे नहीं। शहजाद साहब ये वही नैब है ना जिसने नवाज शरीफ साहब की वापसी पे उनके सारे केसेस में हाई कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स में जाके कहा कि नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप बरी भी कर सकते हैं, आप जमानत भी दे सकते हैं। देखिए, फिर मेरा मेरा फिर वही सवाल है कि अगर उन केसेस में मेरिट नहीं था, तो नैब उसको किस तरह डिफेंड करती? लेकिन अगर मेरिट था और नैब ने नहीं किया, तो आई थिंक कोर्ट्स वर ड्यूटी बाउंड टू लुक इनटू दैट। लेकिन अगेन सॉरी, आई मस्ट कन्फेस माय इग्नोरेंस, मुझे उस केस का पता नहीं है, मैं उस पर कमेंट करने की पोजीशन में इस वक्त हूं नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये आप ये बात, मैं इस बात को अगर ओन करूं कि अगर उन केसेस में जान नहीं थी तो नैब ने यही करना था ना कि केस वापस लेता। तो सर, ये पाकिस्तानी कौम का नेशनल एक्सचेकर ये कोई शीरे मादर है कि उसको लूटा जाए? एक नैब आके केसेस बनाता है, स्टेट के रिसोर्सेज वेस्ट करता है, नेशनल एक्सचेकर वेस्ट करता है, प्रोसिक्यूट करता है, जीआईटी बनती है पैनामा की, फिर वो केसेस वापस ले लेता है। या उस नैब को पकड़े या इसको पकड़े, किसी को तो लटकाना होगा ना। ये क्या बात हुई कि केसेस बनाओ, पैसा लुटाओ, लोगों की मीडिया ट्रायल करो, शरीफ फैमिली का, जरदारी फैमिली का, बाद में उनको सब कुछ हड़प कर दो, पी जाओ। या वो गलत है, ये गलत है? ये किसी एक केस में नहीं हुआ जी। हिस्टोरिकली दिस वी हैव बीन स्पेंडिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस ऑन प्रोसिक्यूशन। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी पीछे जाए, परवेज मुशर्रफ साहब ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट किए बिल्कुल। सिर्फ नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी को अनअर्थ करने के लिए। और डू यू नो हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स वर पेड? और उसका नतीजा क्या निकला? जीरो। बात यह है कि ये चीजें मेच्योरिटी, हमारे पॉलिटिशियंस को अब मेच्योरिटी शो करनी चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि ये कब तक एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम हम करते रहेंगे। और इस मुल्क को डेवलप करने की, सोसाइटी को डेवलप करने की, इसकी इकोनॉमी को डेवलप करने की हम कोशिश नहीं करेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक फरमाया ये आपने। ये पाशा साहब, आई वुड पाशा साहब, ये हिस्टोरिकली आज से नहीं हो रहा। बिल्कुल सही ये है। मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान बना है, तब से जब से माशाल्लाह हम ये देख रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा यही है। पाशा साहब, सर, हर प्राइम मिनिस्टर ने और हर प्रेसिडेंट ने और गवर्नर्स ने और फेडरल मिनिस्टर्स ने और इवन जो मिलिट्री सेक्रेटरीज होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, इन सब ने तोशाखाना से ताइफ लिए हुए हैं जब भी ये बाहर सरकारी दौरों पर जाते हैं। मेरी मेमोरी में तो सर नहीं है, अगर आपकी मेमोरी में हो कि किसी और प्राइम मिनिस्टर या सदर या किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के तोशाखाना के लिए हुए तोहफे की इतनी बाल की खाल उतारी गई हो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और किसी भी तोशाखाना केस में इस तरह नहीं हुआ है जिस तरह के जो इमरान खान साहब के हवाले से किया गया। अभी जो इससे पहले आप फरमा रहे थे और मोहतरम शहजाद शौकत साहब भी नैब के हवाले से, आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ जो एक डिक्टेटर था, उसने नैब का इदारा अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए बनाया और उससे उसने इस्तेफादा हासिल किया। जो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई और नाजमीन वगैरह और आर्म ट्विस्टिंग की गई और वो सारा ठीक है, वो सारी की गई। उसके बाद उस वक्त से लेके आज तक जो भी बरसर इक़्तिदार जो रजीम रहा, उन्होंने उसको मिसयूज किया और इसके बावजूद कि उनके खिलाफ जब वो अपोजिशन में थे, उनके खिलाफ ये मिसयूज होता रहा। अगर यही काम नैब ने करना है तो ये काम मेरा ख्याल है इससे बेहतर अंदाज में एंटी करप्शन का इदारा भी कर सकता है, ये जो FIA है वो भी कर सकता है। तो इसके बनाने की जरूरत नहीं है इस सफेद हाथी को रखने की, जहाँ के जब तक अगर आप इसको एक ऐसा इंडिपेंडेंट इदारा नहीं बना देते जिस पे किसी भी हुकूमत का असर नहीं होगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये इसी तरह
अगले 5 साल के बाद अगर मेरी जिंदगी हुई, आपकी हुई, तो शायद हम बैठ के फिर ये बात कर रहे होंगे कि उस वक्त ये हुआ था, अब ये नैब ये कर रही है। और वही नैब, वही जज, वही प्रोसिक्यूटर नवाज शरीफ साहब को हिलने नहीं दे रहे थे। फिर वही कोर्ट हुई, वही सेम जज, सेम प्रोसिक्यूटर और सेम केस, और उसमें किस तरीके से उन्होंने वो उनको फ्री हैंड दिया। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। क्यों रजीम चेंज होने के साथ साथ कोर्ट्स के मिजाज चेंज होते हैं। सिर्फ ये रीजन है हमारी अदलिया को इतना डाउन करने की कि अदलिया को भी चाहिए कि रजीम चेंज होने के साथ वो जो फाइल के अंदर जो केस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो वही रहना चाहिए। उसकी मार्किंग भी इसी तरह होनी चाहिए, उसको डील भी इसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से वो उस वक्त किया था जब स्टार्ट लिया था। बहुत तो जबरदस्त। मैं समझता हूं कि नैब के इदारे को सोचना चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस को अगर उन्होंने रखना है, प्रूव करना है, तो फिर क्रेडिबिलिटी भी, इंडिपेंडेंस लाना बहुत जरूरी है। अगर इसमें इंडिपेंडेंस नहीं आएगी तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। जो सफेद हाथी अरबों रुपए का आपने बांध रखा है, इसको आपने माना तौर पे चार, और इन्होंने पॉलिटिकलाइजेशन के लिए यूज होना। बहुत बहुत जबरदस्त आपका नुक्ता है कि इंसाफ और अदल तो एक ही है ना। वो इस रिजीम में अदल होगा या उस रिजीम में अदल होगा, ऐसा तो नहीं होता। अदल तो अदल है। तो जैसे रिजीम चेंज होता है, अदल भी तब्दील हो जाता है, नैब भी तब्दील हो जाता है, प्रोसिक्यूशन भी तब्दील हो जाती है, गवाह भी तब्दील, सब कुछ तब्दील हो जाता है। ये कैसा मजाक है इस लैंड ऑफ प्योर में। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद शौकत साहब और हसन रजा पाशा साहब। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे सरदार लतीफ खोसा हमारे साथ होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अब सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर हैं, लेकिन साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी के बजाय मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। इलेक्शन से कबल यह जमात मुसलसल कानूनी जंग में उलझा दी गई है। सिर्फ 2 रोज में अडयाला जेल में कैद इमरान खान के साइफर केस और तोशाखाना केस में अदालती फैसले और दी जाने वाली सजाओं के हवाले से सवालात उठ रहे हैं कि इमरान खान को होने वाली कड़ी सजाओं के बाद पीटीआई के उम्मीदवारों और वोटर्स सपोर्टर्स का मोराल डाउन हुआ है या हमदर्दी पहले से बढ़ गई है। इमरान खान की सजाओं का पीटीआई की इंतखाबी मुहिम पर क्या असर पड़ेगा। पीटीआई का कहना है कि वो जबर और ज्यादतियों का जवाब 8 फरवरी को वोट की सूरत में देंगे, लेकिन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार या तो मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर खुद ही इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। इस मसले से निपटने के लिए तहरीक इंसाफ का क्या मंसूबा हो सकता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की नजरें न सिर्फ आजाद उम्मीदवारों पर है, बल्कि वो ये तासुर भी दे रहे हैं कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को वोट ना दिया जाए और वोट जाया ना किया जाए। क्या तहरीक इंसाफ का वोटर बिलावल भुट्टो की इन दलीलों से कायल होगा। दूसरी जानिब अदालत ने इंतखाबात के दौरान इमरान खान समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि आइन का आर्टिकल 17 हर शहरी को आज़ादी इजहार राय समेत दीगर हुकूक फराहम करने का पाबंद करता है। तहरीक इंसाफ ने 1 हफ्ते में दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का भी फैसला कर लिया है। आज तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन की करारदाद मंजूर की गई। पीटीआई की जानिब से इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि करारदाद पास होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। इंतखाबात फेडरल इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत डिजिटली भी करवाए जा सकते हैं। यहां सवाल यह है कि आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का मुश्किल फैसला क्यों किया। क्या इस बार इंटर पार्टी इलेक्शन के मामले पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और अदालतों को मुतमईन कर पाएगी। ये तमाम सवालात रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त का। मुश्किल वक्त है पार्टी में, बहरहाल नज़र आ रहा है। अब तो आपके मुखालिफ भी तस्लीम कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही सख्ती हो गई है, होती रही है लेकिन ये इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गई है। कैसे 8 फरवरी का दिन कामयाब करेंगे आप? देखें, ये बदकिस्मती है, ये पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त नहीं है। ये मैं समझता हूँ रियासत खुदाजाद पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए मुश्किल वक्त है।
ये धरती माँ के लिए मुश्किल वक्त है। मैं हैरान होता हूँ कि क्या यही लेवल प्लेइंग फील्ड थी जिसका आइन में भी मुंदर्ज की गई है, इलेक्शन कमीशन का भी फरीजा है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में वो 3 रुकनी बेंच ने भी बड़ा वाज़ेह इस पर हुक्म दिया और जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नोट जो था वो काबिल दीद नहीं है। लेकिन क्या इस तरीके से ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड और ये इलेक्शन, ये मजाक हो रहा है इस कौम और मुल्क के साथ, लेकिन हम इस खिलवाड़ को खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देखें ये खोसा साहब आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, मेरा ख्याल आपको ही लेवल कर दिया गया, पार्टी लेवल हो गई। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने तो कहा हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे नीचे से जो है उसको जो है खींच दिया, छीन लिया, मुनहदम कर दी। बाहर गया वो तो छोड़े हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी कोशिश की कि पीटीआई किसी तरीके से बाइकआउट करे। हमने भी कहा बाइकआउट नहीं करना है। हम एक जो है बल्ला लेने गए थे, इन्होंने दहेज का पूरा सामान दे दिया, फिर भी हमने कहा चले करते हैं। अब भी आप यकीन करेंगे ये सजाएं जिस तरह नवाज शरीफ को एक के ऊपर नीचे जो है अपना जिले सुबहानी को ताजपोशी के लिए लाया गया और फिर एक एक करके उसको बरियत की गई, इसी तरह हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि उसी तरह हमें सजाएं की जाए और उसी तरह जो है बीबी बुशरा को भेजा गया है जिस तरह मरियम बीबी को भेजा गया था। ये तो लंदन प्लान का बिल्कुल हिस्सा है और इमरान खान को ये इदराक था और उसने बार बार इस चीज का इजहार किया, उसके लिए कोई शॉकिंग और सरप्राइज नहीं है। इसलिए मुझे तो कोई हैरत नहीं हो रही। जहां तक ताल्लुक है इससे हमारे वोटर के गम और गुस्से में और इजाफा हुआ है, उसका लावा उबल रहा है और ये 8 फरवरी को ये फटेगा वोट की शक्ल में और ये लोग देखेंगे कि इनका क्या हशर होता है, हाल होता है। और मोहतरम खुद नवाज शरीफ साहब हार रहे हैं अपने हल्के से और ये जो यास्मीन है, डॉक्टर यास्मीन, वो देखेंगे कितनी बुरी इसको मार देती है इनको, और मरियम बीबी और ये सारे हार रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 8 फरवरी को मोहतरम नवाज शरीफ साहब रात की फ्लाइट से जाते हुए कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, ये पुकारते जाएंगे। अच्छा खोसा साहब, 3 मुकदमात में इमरान खान साहब को सजाएं हो चुकी हैं। अब 3 मुकदमात और लाइन में खड़े हैं, एक इद्दत वाला है, एक अलकादर ट्रस्ट वाला है और एक 9 मई वाला है। तो यह के बाद दीगरे अगले हफ्ते 10 दिन में किसी और में, फिर यूं ही अगले 1-1.5 माह में तीनों में सजाएं हो सकती हैं। नहीं, तीनों में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। इद्दत वाला स्टे हुआ है, अदरवाइज जो है जहां तक 9 मई है उसमें खान अंदर था, 9, 10, 11, 12 अंदर था, ये पावर सलासल था, वो तो ऐसे ही शौकिया फनकारी में डाल दिए गए। हाँ, अलबत्ता अलकादर वाला जो है उसमें ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें माशाल्लाह हमारे साथ और भी मुल्ज़मान हैं जिन पर ये हाथ नहीं डालना वो चाहते। बड़े बड़े मेहराब नशीन लोग हैं वो तो तो बस आप भी समझ रहे हैं। तो इसलिए जो इन्होंने करना था कर लिया है। बाकी रहा ये है कि इन सजाओं से आप भी जानते हैं कि पहले केस में जिस सुरअत से की गई, जिस तरह डिफेंस क्लोज किया गया, जिस तरह बुलडोज किया गया बिलावर ने किया, वो मैंने सस्पेंड जब करवाई उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। जो जहां तक ताल्लुक है साइफर का मजाक इससे बड़ा नहीं हो सकता। इस कौम की गैरत और हमीयत को ये कत्ल करने, दफन करने के मुतरादिफ है ये मुकदमा। इसमें कोई सिक्योरिटी पैराडाइम नहीं था जो कि एंडेंजर हुआ हो, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। और फिर वैसे भी जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर के वकील को इमरान खान का वकील बना के बुलडोज किया गया है, ना 342 का राइट दिया, ना डिफेंस का राइट दिया, ना बहस का राइट दिया, और ठा करके सजा मारी। जबकि वकील जो है उसने कह कर गया था कि मेरी सर्जरी है और सर्जरी के लिए। और जहां तक तोशे खाने का ताल्लुक है, तोशा खाना इससे ज्यादा वाहियात और फजूल मुकदमा हो नहीं सकता है, जिसमें फुल डोज 14 साल दी है। वो भी मोहम्मद बशीर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, जिसने लिख के दिया कि मुझे जो है छुट्टी रुख्सत दी जाए, मेरी ड्यू रुख्सत है, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। 14 मार्च को वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी छुट्टी नामंजूर करके वो तो बार बार बीमार भी होते रहे, जज साहब तो बार बार बीमार भी होते रहे, वो छुट्टी लेना चाहते थे। क्या वजह क्या थी कि इन्हीं से आपके सामने? और इसमें भाईजान, इसमें भी शहबाज खोसा मेरा बेटा मौजूद था जब क्लोज कर दी गई। और फिर जब उसने दरखास्त दी कि जनाब मैं तो हाजिर हूँ, फिर भी बुशरा बीबी का 342 का बयान लिखा,
सारी रात कल 4 बजे तक बैठे रहे, ये तैयारी करते रहे इमरान खान का बयान वगैरह। 12 बजे का टाइम दिया था, 9 बजे बुला के माशाल्लाह मोहम्मद बशीर जज साहब ने, जो 11 साल से इस नशिस्त पर चले आ रहे हैं और बड़े ताबेदारी से सभी को, नवाज शरीफ को वगैरह वगैरह सजाएं भी देते आए, जब जो हुक्म हुआ तो उस अंदाज से ये सजाएं देते आए। अब भी इन्होंने इमरान खान का बयान नहीं लिखा 342 का, कोई जो है 342 हमने कहा सफाई देना है, सफाई का मौका नहीं दिया गया, हमारी बहस तक नहीं वकील की सुनी गई, और इस खौफ से कि कहीं 12 साढ़े 12 बजे से पहले कहीं हाई कोर्ट स्टे न दे दे, इन्होंने 9 बजे ही बुलडोज करके सजा कर दिया। मुझे बताएं, दुनिया की किसी तारीख में किसी अदालत में ये फैसला ठहर सकता है? ये अपील में ये फैसले इसी तरह हवा होकर उड़ेंगे जिस तरह ये सूरत से फैसले किए गए हैं। सो फैसलों का जहां तक ताल्लुक है, सिर्फ मकसूद ये था कि 8 फरवरी से पहले ये दिखाया जाए कि जी ये बस इमरान खान को नहीं छोड़ रहे और इमरान खान का किस्सा खत्म है, ताकि मायूसी फैले। अच्छा, इसका उल्टा रिएक्शन हुआ है, पॉलिटिकली चार्ज हो गया है और ज्यादा पीटीआई का कारकुन और पीटीआई का वोटर। अब ये उस गुस्से, गम से और नफरत से जाकर उनके खिलाफ वोट डालेंगे और पीटीआई के हक में और उनके उम्मीदवारों को वोट देकर मैसिवली जिताएंगे। अब पता नहीं क्या करेंगे ये, उसके बाद कंप्यूटर महाशा का ये सहारा लेते हैं या क्या करते हैं। बाहर कैफ नबिश्ता दीवार है कि अगर इलेक्शन ऐसे ही खोजा साहब, पहले बहुत सारी नामुमकिनात मुमकिन बन गई हैं इस अरसे में, तो इलेक्शन वाले दिन भी बहुत कुछ नामुमकिन मुमकिन हो सकता है ना भाई ना। एक बात ध्यान में रखो, अगर धरती माँ से किसी को जरा बराबर भी प्यार है तो ये रिस्क ना ले, रियासत खाकम बदहन, रियासत का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर इस तरह की हरकत किसी ने करने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि ईस्ट पाकिस्तान का हम क्यों अभी तक हमें क्यों याद नहीं आता, क्यों हम उस पस मंजर में अपनी तारीख को क्यों दोहराने जा रहे हैं, क्यों उनको सबक नहीं वहां से आता कि लोगों की नफरत, गम और गुस्सा, गज़ब से डरो, मत करो ऐसी हरकत जो लोगों के उनके मुनाफी और मुतसादिम और नफरत पर मबनी हो। तो आपका क्या ख्याल है कि वो हुकूमत चल जाएगी अगर इस तरह से जो है बुलडोज करके नामुमकिन को मुमकिन बना दिया जाएगा? तो आपका ख्याल है वो रियासत चलेगी, वो हुकूमत चलेगी और वो IMF एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद पॉलिटिकल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके मुल्क में और दूध की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी? ये सर मत करें खुदारा मत खिलवाड़ करें। खोसा साहब, अगर माँ बाप बेटे की शादी उसकी मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से करें और बहू वो लेकर आए, तो फिर बहू का घर भी वही बसाते हैं, फिर वो हो जाता है। नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। ये माँ बाप का दौर गया। आजकल बच्चे माँ बाप की बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और ना ही उनके हुक्मनामे पे चलते हैं। हमारे जमाने थे जब बाप और माँ जो कहते थे हम ताबेदारी करते। अगर हुकूमत जैसी हुकूमत आएगी वो हुकूमत चलवाई भी जा सकती है, फिर जब साथ खड़े होंगे तो हुकूमत चल जाएगी। आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। यही समझ के ये सब कुछ किया जा रहा है, यही समझ के किया जा रहा है, लेकिन गलतफहमी है। देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये 2024 है और ये नहीं है कि ये जो है एक ही टीवी है PTV और एक ही अखबार है पाकिस्तान टाइम्स और उसके बाद जो है लोग BBC देखना करेंगे या वो मुनहदम हो जाएगी। आज तो हर एक के हाथ में ऐसा कैमरा और ऐसी गैजेट है कि आप रिकॉर्ड भी करते हैं और आप फिल्माते भी हैं और आप बार बार उसे दिखाते भी हैं। तो माफ कीजिएगा, ये मुमकिनात में नहीं है और अगर ऐसा कोई करेगा तो वो अवाम दुश्मन होगा, मुल्क दुश्मन होगा, वो मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता, मुल्क का हमदर्द अमीन नहीं हो सकता। अगर धरती माँ को फिर इसी तरह लूटना ही है और बर्बाद करना है तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी इस बात से तो इख्तलाफ उसूली तौर पर कोई नहीं कर सकता कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो वो मुल्क में इस्तेहकाम तो नहीं, अदम इस्तेहकाम को लेकर आएगा। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।